नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी साइंस पॉइंट पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे ली चैटलियर प्रिंसिपल के बारे में। ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या होता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। ये देखिए, ये है ली चैटलियर प्रिंसिपल। इसको हिंदी में हम बोलते हैं लासा तेली का नियम। लासा तेली का नियम क्या होता है, देखिए। लासा तेली का नियम इक्विलिब्रियम स्टेज पे लगाया जाता है। लासा तेली का जो नियम होता है, ये एप्लीकेबल होता है केवल इक्विलिब्रियम स्टेज के लिए। एप्लीकेबल एप्लीकेबल ओनली एट इक्विलिब्रियम स्टेज। इक्विलिब्रियम स्टेज को हम लोग हिंदी में साम्य अवस्था भी कहते हैं। साम्य अवस्था यानी यह लासा तेली का नियम केवल इक्विलिब्रियम स्टेज पे लागू होगा। साम्य अवस्था केवल रिवर्सिबल रिएक्शन में होती है। देखिए, ए प्लस बी, ऐसे अगर कोई रिएक्शन लिखी जाती है तो इसको हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं, और ऐसे अगर कोई रिएक्शन लिखी जाती है तो इसको हम इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। तो लासा तेली का नियम जो होगा केवल रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए वैलिड होगा, ठीक। इसके लिए वैलिड नहीं होगा, इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए लागू नहीं होगा। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब ये होता है कि ये और ये दोनों मिलकर सी बना दे, और ए प्लस बी दोनों मिलकर सी बना दें, और सी से दोबारा ए प्लस बी बन जाए। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। इरिवर्सिबल का मतलब ये हुआ कि ए और ए प्लस बी मिलके सी बना दें, लेकिन सी से दोबारा ए प्लस बी ना बने, ठीक। आइए बात करते हैं कि लासा तेली का नियम होता क्या है। रिवर्सिबल कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन है, कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो इसके इक्विलिब्रियम स्टेज में, इसके इक्विलिब्रियम किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के इक्विलिब्रियम स्टेज पर जब हम टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन, जब हम टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन में, इन तीनों में से किसी में भी अगर हम चेंज करते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन में चेंज किया जाता है, तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में घूम जाती है। रिएक्शन उस डायरेक्शन में घूम जाती है जिधर उस डायरेक्शन में घूम जाती है जिधर इस इफेक्ट को मिनिमाइज किया जा सके, जिधर इस इफेक्ट को मिनिमाइज किया जा सके यही है लासा तेली का नियम, ठीक। लासा तेली का नियम ये होता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन के इक्विलिब्रियम स्टेज पर जब टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन का चेंज किया जाता है तो रिएक्शन उधर घूम जाती है जिधर इस इफेक्ट को मिनिमाइज किया जाता है, ठीक। अब देखते हैं एक एक करके टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है और कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होता है। अब देखिए, पहला देखते हैं हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने पर या घटाने पे इक्विलिब्रियम रिएक्शन में क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए, एक चीज़ बता देते हैं, एनर्जी के बेसिस पे रिएक्शन दो तरह की होती है। एनर्जी के बेस पे रिएक्शन दो तरह की होती है, दो तरह की होती है। पहला होता है इंडोथर्मिक रिएक्शन, और दूसरा होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और एक तीसरा होता है जो ना ही इंडोथर्मिक होती है और ना ही एक्सोथर्मिक होती है। ये ना ही इंडोथर्मिक होता है, ना ही एक्सोथर्मिक होता है। अब बताते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है और इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, इसको समझा देते हैं। ये देखिए, एक होता है
थर्मिक और ये होता है इंडोथर्मिक। अब देखिए, जब एनर्जी रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है? एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग कोर्स ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के दौरान अगर एनर्जी रिलीज होती है, रिएक्शन के दौरान अगर एनर्जी निकलती है तो उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। जैसे ये देखिए, ए प्लस बी और इससे मिलके बना आपका सी प्लस डी, और इससे एनर्जी इतना किलो कैलोरी, n किलो कैलोरी बाहर निकल गई, तो ये इसको हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, अब देखिए इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? एनर्जी कंज्यूम ड्यूरिंग कोर्स ऑफ रिएक्शन, यानी रिएक्शन के दौरान जब हमें एनर्जी प्राप्त होती है तो इसे हम इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ये देखिए, P प्लस क्यू मिल के R और F बना लिया, तो इसमें एनर्जी हमें प्राप्त हो रही है, इसमें एनर्जी लग रही है। इस रिएक्शन को बनाने के लिए एनर्जी अगर लग रही है n किलो कैलोरी, बाहर से एनर्जी हमें देनी पड़ रही है, तो इसको हम इंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। और ये हुआ इंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एंथैल्पी के टर्म में इसका उल्टा होता है। एक चीज़ और बता देते हैं, एंथैल्पी के टर्म में एंथैल्पी को हम डेल्टा एच से डिनोट करते हैं। डेल्टा एच को हम एंथैल्पी बोलते हैं, एंथैल्पी। अगर यहाँ पे पॉजिटिव है, n किलो कैलोरी पॉजिटिव है, एक्सोथर्मिक के लिए n किलो कैलोरी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब है कि एनर्जी यहाँ से निकल रही है, तो इसके लिए अगर डेल्टा एच लिखेंगे तो डेल्टा एच जो होगा इसके लिए निगेटिव, डेल्टा एच की वैल्यू इसके लिए निगेटिव होगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव होगी, यानी डेल्टा एच का मतलब होगा कि एंथैल्पी में चेंज, एंथैल्पी में चेंज इसके लिए निगेटिव होता है। और इंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है, एंथैल्पी। यानी कि हम कोई रिएक्शन हो रही है और बाहर से हम एनर्जी इसको दे रहे हैं, तो यानी डेल्टा एच की वैल्यू जो होगी पॉजिटिव होगी। और रिएक्शन कोई हो रही है और रिएक्शन आपस में होने के दौरान एनर्जी निकल रही है, तो इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव होती है। ये हुआ आपका एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक रिएक्शन। अब देखिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होती है एनर्जी रिलीज करती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होती है एनर्जी रिलीज करती है। ठीक, यानी इसका मतलब इसकी एनर्जी को हमें कम करना पड़ेगा, इसकी एनर्जी को कम करना पड़ेगा। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यह रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में चलती है। ठीक, अब इसका मतलब समझ लीजिए कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, कोई भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो लासा तेलिए के नियम के अनुसार एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमेशा बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेगी। ठीक, जैसे ये हुआ A प्लस बी, ये मिलके बना लिया C, या अगर यहाँ से आपका ये एनर्जी निकल रही है, एनर्जी आपका निकल रही है, डेल्टा एच के टर्म में लिखते हैं तो ये निगेटिव होगा, तो यहाँ डेल्टा एच निगेटिव लिख दिया है, यानी कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर हम इसमें टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये सी की तरफ नहीं जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो लासा तेलिए के नियम के अनुसार एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन चलती है, यानी कि ए प्लस बी मिलकर सी नहीं बनाएगा, बल्कि ए प्लस बी ज़्यादा मात्रा में बनेगा। ठीक, अब देखिए इंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है। इंडोथर्मिक रिएक्शन में इसका जस्ट उल्टा होता है। ये इसको हमें एनर्जी देना पड़ता है, तो इसमें अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन जो होती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है।
फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच का मान जो होता है पॉजिटिव होता है। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन में लासातेलिए के नियम के अनुसार अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है। ठीक। और ऐसी रिएक्शन जिन पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ऐसी रिएक्शन जिस पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो वो रिएक्शन ना ही एक्सोथर्मिक होती है और ना ही एंडोथर्मिक होती है। ठीक। इस तरह से आपका टेम्परेचर वाला पोर्शन खत्म हो गया लासातेलिए के नियम के अनुसार। अब बताते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर, यानी लासातेलिए के नियम के अनुसार इक्विलिब्रियम स्टेज में अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन पर क्या प्रभाव पड़ता है, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेगी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी। तो लासातेलिए ने बताया था कि अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं इक्विलिब्रियम स्टेज में, इक्विलिब्रियम स्टेज में हम किसी रिवर्सिबल रिएक्शन पर प्रेशर को P से डिनोट करते हैं, प्रेशर इंक्रीज करते हैं। प्रेशर इंक्रीज मतलब होता है बढ़ाना। प्रेशर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में चलती है, तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम हो, जिधर नंबर ऑफ मोल कम हो। यानी कि इक्विलिब्रियम स्टेज में अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में चलती है जिधर नंबर ऑफ मोल कम होते हैं। अब हम इसको समझा देते हैं। देखिए, ये देखिए, ये हो गया आपका एक रिएक्शन लिखते हैं N2 + 3H2, ये मिलके आपका बना देता है 2NH3। ठीक। ये भी नाइट्रोजन एक गैस है, हाइड्रोजन भी एक गैस है और ये अमोनिया भी एक गैस है। इसकी प्रकृति गैस है। इधर जो होता है इसको बोलते हैं रिएक्टेंट बोलते हैं। लेफ्ट साइड में जो होता है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, और इधर ये और ये दोनों मिलके इसको बना रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक। अगर इसके ऊपर कुछ होता है तो इसको हम कैटलिस्ट बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ है नहीं। तो ये देखिए, इसका देखिए 1 2, यहाँ 1 मोल है और यहाँ 3 मोल है, यहाँ यानी कि इसके टोटल 4 मोल हैं। 4 मोल हो गए। और इसका देखिए यहाँ पे अमोनिया का 2 मोल प्रेजेंट है। ठीक। तो यहाँ पे 2 मोल हो गया। अब लासातेलिए ने ये बताया था कि प्रेशर अगर इंक्रीज करते हैं, प्रेशर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाती है जिधर मोलों की संख्या कम होती है। रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जिधर मोल कम होगा। अब देखो, इधर देखिए 1 और 3 4 मोल है और इधर 2 मोल है। अगर हम यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जिधर मोलों की संख्या कम होगी। तो इधर कम मोल है, इधर 4 मोल है, इधर 2 मोल है, तो यहाँ पे मोलों की संख्या कम है तो रिएक्शन इस डायरेक्शन में जाएगी, यानी आगे की तरफ जाएगी, यानी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ठीक। ये हो गया लासातेलिए के नियम के अनुसार प्रेशर का इफेक्ट। ठीक। एक चीज़ और बता देते हैं, अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल बराबर हों, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल बराबर हों तो इस पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक। तो इसमें रिएक्शन में कोई चेंज नहीं होता है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल बराबर हों तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। देखिए, जैसे एक एग्जांपल देते हैं, ये हुआ नाइट्रोजन प्लस ये आपका देखिए एक एग्जांपल देते हैं, जैसे ये हुआ हाइड्रोजन और ये हुआ आयोडीन। ठीक। ये मिलके बना लिया आपका हाइड्रोजन आयोडाइड। इधर देखिए 1 और 1 2 मोल है,
और इधर भी 2 मोल है, दोनों तरफ मोलों की संख्या बराबर है, तो इसमें अगर हम प्रेशर बढ़ाएं या घटाएं इस पर कोई प्रेशर का इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि रिएक्टेंट के मोलों की संख्या बराबर है और प्रोडक्ट के मोलों की संख्या बराबर है, तो प्रेशर बढ़ाने या घटाने पे रिएक्शन किसी भी डायरेक्शन में नहीं जाएगी। अब देखिए लासा तेली के अनुसार हम बता दिए हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या इफेक्ट पड़ता है, प्रेशर बढ़ाने टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है इक्विलिब्रियम रिएक्शन में, प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है इक्विलिब्रियम रिएक्शन में। अब तीसरा पार्ट बताने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का क्या प्रभाव होता है, सांद्रता का क्या प्रभाव होता है इक्विलिब्रियम रिएक्शन में। ये देखिए यहाँ पे एक रिवर्सिबल रिएक्शन लिखी हुई है, A+B मिलकर C+D बना रही है और C+D से फिर A+B बन सकता है, इसका मतलब ये हुआ। अब देखिए इधर का पोर्शन जो है इसको हम बोलेंगे रिएक्टेंट, और इधर के पोर्शन को बोलेंगे हम प्रोडक्ट। ठीक, अब देखिए इसमें क्या होता है कि A+B ये तो रिएक्टेंट है और C+D ये प्रोडक्ट है। अब इसमें कंसंट्रेशन का क्या रोल होता है, कंसंट्रेशन, इसमें कंसंट्रेशन मतलब मात्रा होती है। अब देखिए इसमें रिएक्टेंट को अगर हम बढ़ा देते हैं, A है और ये B है, ये दोनों रिएक्टेंट है, इसमें अगर हम किसी को बढ़ा देते हैं या दोनों को ही बढ़ा देते हैं, यानी रिएक्टेंट की मात्रा बढ़ जाती है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने लगती है, C+D की तरफ जाने लगती है। ठीक, A+B की मात्रा को अगर हम बढ़ा देते हैं तो रिएक्शन जो होती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने लगती है, यानी कि A+B ज़्यादा मिलाएंगे तो C+D बनेगा। ठीक, अब दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरी कंडीशन ये होती है कि हम C+D को इसमें से हटा देते हैं, C+D को अगर निकाल लेते हैं, इसकी कुछ मात्रा निकाल लेते हैं तो भी रिएक्शन क्या होती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाती है। यानी रिएक्टेंट को बढ़ा दें तो भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी, और प्रोडक्ट को हटा दें, प्रोडक्ट को घटा दें यानी प्रोडक्ट को कम कर दें तभी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही चलती है। यही हुआ आपका कंसंट्रेशन का इफेक्ट। दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर ये सॉलिड है रिएक्टेंट, तो सॉलिड है या इधर भी सॉलिड है, तो रिएक्शन का किसी को बढ़ाने या घटाने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, यह केवल गैसियस स्टेज पर ही लागू होती है, गैसियस या लिक्विड स्टेज पर ही लागू होती है। सॉलिड होने पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सॉलिड के एडिशन या रिमूवल पर इक्विलिब्रियम स्टेज पर कोई इफेक्ट नहीं करेगा। यह बात तब तक वैलिड है जब तक गैसियस स्टेट काम नहीं करता है। देखिए एक एग्जांपल देते हैं, ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ये है एक सॉलिड होता है, ये आपका टूटता है कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी सॉलिड होता है, और ये CO2 ये गैस होता है। अब क्या करते हैं, ये क्लोज कंटेनर में है इक्विलिब्रियम, व्हाट वुड बी द इफेक्ट एडिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये एक क्वेश्चन आया है एग्जाम में। ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये टूट के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अब इसमें अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा को बढ़ाते हैं, ये रिएक्टेंट है और ये इधर वाला प्रोडक्ट है, तो इसमें ये पूछा है कि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा को बढ़ाएंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो यहाँ पे देखिए इसका नेचर सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, तो कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, तो इसमें अगर हम बढ़ाएंगे सॉलिड तो रिएक्शन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना ही ये इंक्रीज होगा ना ही डिक्रीज होगा, या ना ही ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ना ही बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो यही हुआ। और दूसरी चीज़ बता देते हैं कि कैटालिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। कैटालिस्ट अगर हम मिलाते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट पे तो उसका कोई मतलब नहीं होता है कि रिएक्शन बढ़े या घटे, कैटालिस्ट से कोई रोल नहीं होता है। आपको एक क्वेश्चन लगवा रहे हैं IIT के एडवांस का, जो लासा तेली के नियम से रिलेटेड है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है, एक रिएक्शन लिखा है C2H4, ये रिएक्शन है और ये है हाइड्रोजन, ये एथिलीन और ये हाइड्रोजन, ये मिल के बना लेता है आपका C2H6, एथेन बना लेता है। और इसके बगल में लिखा हुआ है आपका डेल्टा H इक्वल टू -32.7। डेल्टा H
डेल्टा एच इक्वल टू 32.7 लिख दिया, यानी कि एंथैल्पी इसकी निगेटिव है, तो इसका मतलब एंथैल्पी निगेटिव का मतलब ये हो जाएगा आपका एक्जोथर्मिक रिएक्शन होगा, एक्जोथर्मिक रिएक्शन होगा। ये एक चीज़ तो पता चल गई। अब दिया है कि इन ए वेसल द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ एथिलीन कैन बी इंक्रीज। ये किसी बर्तन में है, तो इसमें बताया है कि इसमें एथिलीन का कंसंट्रेशन, लिख देते हैं इसको पूरा, इन ए वेसल द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ इथाइलिन कैन बी इंक्रीज। इसमें दिया है कि इस बर्तन में इथाइलिन का कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाएंगे। तो इसमें क्या कर सकते हैं, अब देखिए ये है एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। एक्जोथर्मिक रिएक्शन के लिए बताए थे अगर इसमें अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे एक्जोथर्मिक रिएक्शन में, तो रिएक्शन हमेशा बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो देखिए एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, तो इसमें अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ठीक, तो यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में एथिलीन ज़्यादा हमें बनाना है, तो हमें बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन को ले जानी पड़ेगी। तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन है भी, तो इसमें हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा एथिलीन हमें प्राप्त होगा। ये एथेन है और ये इथाइलिन है। ठीक, अब देखिए प्रेशर बढ़ाते हैं तो क्या होता है। अब देखिए आपका प्रेशर बढ़ाएंगे, तो प्रेशर बढ़ाने पे लासा-तेलिए के नियम के अनुसार प्रेशर अगर हम बढ़ाते हैं तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में चलती है जिधर मोलों की संख्या कम होती है। तो अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन आगे जाएगी, तो तब तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो इसलिए हमें प्रेशर को घटाना पड़ेगा, प्रेशर को हमें कम, ज़्यादा से ज़्यादा एथिलीन प्राप्त करने के लिए हमें प्रेशर को कम करना पड़ेगा। अगर प्रेशर हम कम करेंगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जिधर ज़्यादा मोल होंगे। जैसे ये होता है ना कि प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाती है जिधर मोलों की संख्या कम होती है। अगर प्रेशर बढ़ाएंगे अगर हम, तो इधर 1 और 2, इधर 2 मोल है और इधर 1 मोल है, तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन इधर कम मोल है तो इधर जाएगी। तो हमें एथिलीन ज़्यादा बनाना है तो हमें प्रेशर को कम करना पड़ेगा। प्रेशर अगर हम कम करेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी जिधर मोलों की संख्या ज़्यादा होगी उस डायरेक्शन में रिएक्शन चलने लगेगी। तो यानी प्रेशर को हमें कम करना पड़ेगा। ठीक, अब क्या करेंगे, अब हम कंसंट्रेशन का इफेक्ट देख लेते हैं। कंसंट्रेशन का इफेक्ट देख लेते हैं। हमें रिएक्शन को इस डायरेक्शन में ले जाना है, यानी एथिलीन ज़्यादा बनाना है। तो हम क्या करेंगे कि ये C2H6 को ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करेंगे, यानी एथेन को अधिक से अधिक ऐड करेंगे, तब जाके ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में चलेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेगी। यानी एडिंग सम एथेन देन रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। यानी एथेन की मात्रा हम ज़्यादा से ज़्यादा मिलाएंगे तब हमें ज़्यादा से ज़्यादा एथिलीन प्राप्त होगी। इस तरह से यहाँ पे लासा-तेलिए का नियम, ली चैटलियर प्रिंसिपल ख़त्म होता है। मैंने अच्छे से अच्छे एग्जाम्पल को दे के आपको समझाया है। वीडियो को पूरा देखिए, अधिक से अधिक लाइक करिए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक्स दोस्तों।